सुप्रभात, नमस्कार। आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं अमृता चौरसिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बिजनेस और खेल जगत की हलचलों पर डालेंगे नजर। हाजिर हूं मैं। चलिए शुरुआत करते हैं टॉप न्यूज हेडलाइंस के साथ। आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर, ब्रिटेन को पछाड़ 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत। 2021 की आखिरी तिमाही में हुई बढ़त, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आज। राज्यों केंद्र के बीच मुद्दों और साझा हितों के मामलों पर होगी चर्चा। दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। चीन से तनाव के बीच ताइवान को बड़ी राहत, अमेरिका देगा 1.1 अरब डॉलर के हाईटेक रडार और मिसाइलें। डिफेंस सिस्टम को मिलेगी मजबूती। आज लॉन्च होगा नासा का मिशन मून। भारतीय समय के अनुसार रात 11:47 पर होगा रवाना। 50 साल बाद फिर चांद पर कदम। एशिया कप में एक बार फिर रविवार को भारत पाकिस्तान की टीमें होंगी आमने सामने। हांगकांग पर जीत के साथ सुपर 4 में पहुंचा पाकिस्तान। और अब खबर विस्तार से। और बुलेटिन की शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मार्च तिमाही के आखिरी दिन डॉलर विनिमय दर का इस्तेमाल करते हुए भारत की नॉमिनल जीडीपी 854.70 बिलियन डॉलर थी, जबकि ब्रिटेन की 816 बिलियन डॉलर थी। इस साल भारत की अर्थव्यवस्था के 7% बढ़ने का अनुमान है, जबकि यूके की अर्थव्यवस्था उच्च ऊर्जा कीमतों और बढ़ती उपभोक्ता महंगाई दर से जूझ रही है। रिपोर्ट में यह आगे कहा गया है कि एक दशक पहले भारतीय अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, जबकि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर थी। और मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी हर्ष रंजन, आपसे लेंगे ताज़ा अपडेट। हर्ष, ये बेहद अच्छी खबर है और इस संकेत के हम क्या मायने निकालें, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं जिस तरीके से सुधार की प्रक्रिया अपना रहा है और उसका असर अब वैश्विक मंच पर इस संकेत के रूप में दिख रहा है। जी अमृता, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बहुत ही अच्छी खबर है, पहली बात। और ये उसी का संकेत है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, सरकार ने जो योजनाएं बनाई हैं कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगा आने वाले वर्षों में, ये उसी मार्ग का एक पड़ाव हम कह सकते हैं जी। और ब्रिटेन वैसे भी अभी जूझ रहा है आर्थिक संकट से। 4 दशकों में सबसे ज्यादा अभी उनका इन्फ्लेशन रेट है और इसके विपरीत भारत 7% की विकास दर लगभग हासिल कर रहा है। और दोनों के बीच आप देखें फासला बहुत कम रह गया था। 855 अरब डॉलर भारत की इकोनॉमी है, 816 डॉलर के आसपास अब ब्रिटेन की इकोनॉमी है। ये दोनों में फासला कम था, इसलिए भारत अभी आगे निकल गया है, नंबर 1। और आप गौर करें, इसके पहले भारत ने जो 5वां स्थान लेने के लिए फ्रांस को कुछ समय पहले ही पीछे छोड़ा है और भारत 5वें स्थान पर आया था और 6ठे स्थान पर आया था और 6ठे से अब 5वें स्थान पर आ गया है। और अब बारी है कि हम किस तरीके से जर्मनी को भी पीछे छोड़कर 4थी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी बनेंगे, तो हम उसी मार्ग पर हैं। अब इस खबर की एनालिसिस अगर करने की आप अनुमति दें, तो आपने सही कहा कि ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर ये आंकड़े निकाले गए हैं। अब नॉमिनल जीडीपी को आप इस टर्म में समझ सकते हैं, जो भारतीयों के लिए एक बहुत उत्साह की खबर है कि कैसे निकालते हैं। आपने जितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं और जिस कीमत पर प्रोड्यूस किए हैं, इन दोनों को गुणा कर दीजिए और सबका टोटल जोड़ लीजिए, वो आप नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। इसका मतलब है कि देशवासियों ने अपने देश के सामान को खरीदने में श्रद्धा जताई है, एक विश्वास व्यक्त किया है। और ये वही चीज है जिसे बार बार सरकार कह रही है
कि स्वदेशी देश में ही बनाए, देश में ही इस्तेमाल करें, और दुनिया में हमने एक्सपोर्ट भी बढ़ाया है बिल्कुल। और उसी का ये परिणाम निकलकर सामने आया है। बिल्कुल हर्ष, मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रधानमंत्री हमेशा कहते भी रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत की एक तस्वीर भी है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर हैं। वो तिरुवनंतपुरम में होने वाले दक्षिण भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के अलावा केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के मुख्यमंत्री और मंत्री और दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल शामिल होंगे। बैठक में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दों और साझा हितों के मसले पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा के लिए नौसेना के बेड़े में शामिल किया। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास ऐसे बड़े युद्धपोतों का निर्माण करने की घरेलू क्षमताएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के समुद्री इतिहास का सबसे बड़ा जहाज और स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगमय है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है वो उतना ही सशक्त है। आज अगर अथाह समंदर में भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए INS विक्रांत तैयार है तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत को बेड़े में शामिल करने के मौके पर एक फलक का भी अनावरण किया। नौसेना के नए निशान का अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने औपनिवेशिक अतीत को त्याग दिया है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया। भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की बंदरगाह क्षमता पिछले 8 सालों में दोगुनी हो गई। उन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलुरु में जनसभा में विभिन्न विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक विकसित भारत के लिए विनिर्माण क्षेत्र और मेक इन इंडिया का विस्तार किए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि कर्नाटक में डबल इंजन की सरकार लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं को तेजी से पूरा करने के लिए काम कर रही है। देश में गरीबों के लिए 3 करोड़ से अधिक घर बनाए गए हैं। कर्नाटका में भी गरीबों के लिए 8 लाख से ज्यादा पक्के घरों के लिए स्वीकृति दी गई है। मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को भी अपना घर बनाने के लिए करोड़ों रुपयों की मदद दी गई है। और इधर कलकत्ता हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती मामले में CBI जांच कराने के आदेश को बरकरार रखा है। बेंच ने एकलपीठ को CBI जांच की निगरानी करने का निर्देश भी दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि मामले में धन के लेन देन की जांच जरूरत पड़ने पर की जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल बोर्ड से चुनिंदा रूप से एक अतिरिक्त अंक का लाभ पाने वाले 269 लोगों को उनकी नौकरी से हटाने का एकलपीठ का आदेश मामले के निपटारे तक बरकरार रहेगा। वहीं स्कूल सेवा आयोग के नियुक्ति घोटाले में कथित धन के लेन देन की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया है। CBSE ने कॉलेज में एडमिशन लेने वाले छात्रों को एक बड़ी राहत दी है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विश्वविद्यालय से डिजी लॉकर पर उपलब्ध कक्षा 12वीं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिजिटल कॉपी को स्वीकार करने का आग्रह किया है। सीबीएसई ने कहा है कि सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को डिजिलॉकर पर डिजिटल दस्तावेजों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे कानूनी रूप से मान्य हैं। सीबीएसई ने अपनी अधिसूचना के माध्यम से यूजीसी सचिव से सभी उच्च संस्थानों को क्यूआर कोड और डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी स्वीकार करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय बोर्ड समय पर सीबीएसई 12वीं की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट को प्रिंटेड कॉपी जारी करेगा। तब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले छात्र प्रवेश प्रक्रिया के लिए डिजी लॉकर पर उपलब्ध अपने डिजिटल दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं। और अब खबर मौसम की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, बलिया समेत कई जिलों में बाढ़ का पानी अब कम होने लगा है, लेकिन इसके साथ ही संक्रामक रोगों का जो खतरा है वो बढ़ गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने यह दावा किया है कि राहत और बचाव के लिए पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार वाराणसी में अब गंगा और वरुणा का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे आ गया है। दोनों नदियों के तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अब कम होने लगा है। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद आसपास के इलाकों में पानी कम होने लगा है। वरुणा पार के भी कई रिहायशी इलाकों में पानी निकल गया है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन बाढ़ के पानी के साथ आई गाद और गंदगी से संक्रामक बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। बहरहाल जिला प्रशासन की ओर से बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। और फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत का समाचार। बने रहिए हमारे साथ। Indians traditionally have lived by the motto, money saved is money earned. This holds entirely true for energy. Energy saved is energy earned. For India to battle climate change, we must mandate the use of non-fossil resources and ensure that we reduce our dependence on carbon, which is very, very important, sir. So none of us in this house will oppose the basic concept of efficient use of energy and its conservation. Nobody opposes it, and we fully support it because it is need of the hour, not for the present but for the future generation also. It is highly essential. Future is going to be green products. That is one. The second, of course, is the fact that this is our golden opportunity to change from being a net importer of energy to being a net exporter of energy. हम जोड़ते हैं दर्शक। लॉन्च से 1 साल में जुड़े 10 लाख लोग। संसदीय चैनलों में सबसे अधिक YouTube दर्शक। राष्ट्रीय दृष्टि, अंतर्राष्ट्रीय नजरिया। संसद टीवी, आपकी पहली पसंद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब नजर टॉप 10 पर। जन्म के तुरंत बाद बच्चे की मौत होने पर केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को 60 दिनों का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा, जिससे वो भावनात्मक आघात से उबर सकें। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र के पुणे हवाई अड्डे पर 14 नए स्लॉट दिए गए हैं, जिससे यहां अलग अलग दिनों में स्लॉट की संख्या 114 से 145 के बीच होगी। जदयू को मणिपुर में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 विधायक सत्तारूढ़ बीजेपी में शामिल हो गए। जदयू ने इस साल मार्च में हुए विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। बिहार में सत्ताधारी जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होगी। वहीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल पटना स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट निचली अदालत में जमा करने और जांच में सहयोग करने को कहा है। शारदा घोटाले के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने असम प्रदेश के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अंकिता दत्ता को तलब किया है। दिवंगत दिग्गज कांग्रेस नेता अंजन दत्ता की बेटी अंकिता को
अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना है। सीबीआई ने चिटफंड मामले में टीएमसी नेता राजू साहनी को गिरफ्तार किया है। राजू साहनी के न्यू टाउन आवास से लगभग 80 लाख रुपए नकद और उनके हलीशहर घर से एक देशी पिस्टल बरामद की गई। आरबीआई ने ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण आपूर्ति व्यवस्था का कायाकल्प करने के लिए मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में किसान क्रेडिट कार्ड को डिजिटल करने की पायलट परियोजना शुरू करने का फैसला किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कांग्रेस से यूक्रेन के लिए 13.7 अरब डॉलर की आपात सहायता का अनुरोध किया है। ये अनुरोध 47.1 अरब डॉलर के बड़े आपात व्यय पैकेज का हिस्सा है। अमेरिकी राज्य टेक्सास के ईगल पास में बेहद खतरनाक सीमा को पार करने की कोशिश के बाद रियो ग्रांडे में कम से कम 8 शरणार्थी मृत पाए गए। और कुछ और अहम खबरें। मेक्सिको की यात्रा पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वहां के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सेंटियागो क्रेल से मुलाकात की। इस दौरान आपसी महत्व के मामलों पर चर्चा की गई। दोनों देशों की संसदों के बीच विचारों के आदान प्रदान और संबंधों को मजबूत करने पर बात की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने मेक्सिको में भारतीय डायस्पोरा के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेक्सिको में रह रहे भारतीय समुदाय में व्यावसायिक अधिकारी, शिक्षाविद और वैज्ञानिक शामिल हैं, जो कि मेक्सिको के विकास और समृद्धि में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ओम बिरला ने भारत की प्रगति में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया है। उन्होंने मेक्सिको में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मानवता के लिए स्वामी जी का संदेश और शिक्षाएं भौगोलिक बाधाओं और समय से परे हैं। उनका संदेश पूरी मानवता के लिए है। और ग्रीन पीस इंडिया की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की 99% से अधिक आबादी WHO के तय मानक PM 2.5 से 5 गुना अधिक खराब हवा में सांस ले रही है। डिफरेंट एयर अंडर वन स्काई शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 62% गर्भवती महिलाएं सबसे प्रदूषित इलाकों में रहती हैं, जबकि पूरी आबादी के लिहाज से यह आंकड़ा 56% है। रिपोर्ट के वार्षिक औसत PM 2.5 जोखिम विश्लेषण के अनुसार देश में प्रदूषण के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्र दिल्ली NCR हैं। रिपोर्ट में वृद्धों, शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को खराब हवा के संपर्क में आने वाले सबसे संवेदनशील समूहों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। श्रीलंका की संसद ने 2022 के लिए अंतरिम बजट पारित कर दिया है। एक दिन पहले ही IMF ने सबसे बुरे आर्थिक संकट से उबरने में मदद पहुंचाने के लिए श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर का ऋण देने का ऐलान किया था। इस बजट के विरोध में महज 5 मत पड़े। जनता विमुक्ति पेरामुना के 3 और ऑल सिलोन तमिल कांग्रेस के 2 सांसदों ने अंतरिम बजट के खिलाफ मतदान किया। देश की 225 संसदीय संसद में 115 सदस्यों ने अंतरिम बजट के पक्ष में वोट डाला, जबकि मुख्य विपक्षी दल SJB ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। आपको बता दें कि यह बजट राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने पेश किया था, जो वित्त मंत्री भी हैं। अंतरिम बजट में आयकर, मूल्य वर्धित कर, दूरसंचार लेवी से जुड़े कई सुधार प्रस्तावित किए गए हैं। श्रीलंका से भागने के करीब 2 महीने के बाद इसके पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे थाईलैंड से स्वदेश लौट आए हैं। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच उनके इस्तीफे की मांग को लेकर महीनों से जारी विरोध प्रदर्शनों ने 9 जुलाई को हिंसक रूप ले लिया था, जिसके बाद गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को देश छोड़कर भाग गए थे। गोटबाया राजपक्षे पहले श्रीलंका वायुसेना के विमान के जरिए कोलंबो से मालदीव भागे थे। मालदीव से वो सिंगापुर रवाना हुए, जहां से उन्होंने 14 जुलाई को अपना इस्तीफा भेजा था। बाद में राजपक्षे ने अस्थायी आश्रय की तलाश में थाईलैंड के लिए उड़ान भरी। और इधर पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ के कारण 1200 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि लाखों लोग बेघर हो गए। लोगों के सामने खाने पीने तक का संकट पैदा हो गया है। बाढ़ की सबसे अधिक मार सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में पड़ी है।
पाकिस्तान में पिछले 3 दशक में इस बार सबसे अधिक बारिश हुई, जिसके कारण हिमनद के पिघलने से देश का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया। इधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गिलगिट बाल्टिस्तान का दौरा करने के बाद कहा कि बाढ़ के कारण हुई लोगों की मौत से मुझे बड़ा दुख हुआ। पूरे देश में तबाही हुई है। और चीन ताइवान के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ताइवान को $1.1 बिलियन के हथियार देने का ऐलान किया है। अमेरिका ताइवान को हार्पून एयर टू सी मिसाइल और साइडवाइंडर एयर टू एयर मिसाइल देगा। इसके अलावा अमेरिका ताइवान को बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा। ताइवान को अमेरिका सर्विलांस रडार सिस्टम भी मुहैया कराएगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि ताइवान को $355 मिलियन की हार्पून एयर टू सी मिसाइल और $85 मिलियन की साइडवाइंडर एयर टू मिसाइल दी जाएगी। वहीं $655 मिलियन का ताइवान को लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेज मिलेगा, जिससे उसका सर्विलांस रडार प्रोग्राम मजबूत होगा। ईरान ने विश्व शक्तियों के साथ परमाणु समझौते पर लौटने के लिए अंतिम मसौदे पर बातचीत के वास्ते लिखित प्रतिक्रिया भेजी है। हालांकि अमेरिका ने तेहरान के जवाब पर संदेह जताया है। ईरान के विदेश मंत्री नासिर कनानी ने एक बयान में कहा कि बातचीत पर सहमति के मकसद से भेजी गई प्रतिक्रिया रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। हालांकि अंतिम प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ के जरिए ईरान की प्रतिक्रिया मिलने की पुष्टि की है। अमेरिका के 2018 में समझौते से पीछे हटने के बाद से यूरोपीय संघ अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा आज आर्टेमिस 1 मून रॉकेट लॉन्च करने का एक और प्रयास करेगी। इसे भारतीय समय के अनुसार रात 11:47 पर लॉन्च किया जाएगा। सोमवार को नासा ने तकनीकी समस्याओं के कारण इसका प्रक्षेपण टाल दिया था। इस रॉकेट से चंद्रमा पर बिना चालक दल का ओरियन स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, जो 1 माह से ज्यादा समय तक वहां परीक्षण करेगा। सोमवार को नासा ने फ्लोरिडा के तट पर स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे छोड़ने की तैयारी की थी, लेकिन अंतिम समय में रॉकेट के इंजन की समस्या, हाइड्रोजन रिसाव और खराब मौसम समेत कई कारणों से इसे टाल दिया गया था। और आइए अब बात खेल जगत की बड़ी खबरों की। एशिया कप 2022 के आखिरी ग्रुप मैच में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सामना हांगकांग के साथ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में हुआ। हांगकांग ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 2 विकेट पर 193 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी हांगकांग की टीम इसे हासिल नहीं कर पाई और प्रतियोगिता से बाहर हो गई। और आज शाम श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। वहीं रविवार को भारत और पाकिस्तान का एक बार फिर से आमना सामना होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को 85 साल के इतिहास में पहली बार कल्याण चौबे के रूप में पहला ऐसा अध्यक्ष मिला है जो कि पूर्व में खिलाड़ी रह चुके हैं। कल्याण चौबे ने अध्यक्ष पद के चुनाव में पूर्व दिग्गज फुटबॉलर बाइचुंग भूटिया को हराया। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे ने 33-1 से जीत दर्ज की। उनकी जीत पहले ही तय मानी जा रही थी। पूर्व कप्तान भूटिया को राज्य संघों के प्रतिनिधियों के 34 सदस्यीय निर्वाचक मंडल में अधिक समर्थन हासिल नहीं था। कल्याण चौबे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वो मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के लिए गोलकीपर के रूप में खेले हैं। कर्नाटक फुटबॉल संघ के अध्यक्ष एनए हारिस उपाध्यक्ष चुने गए। अरुणाचल प्रदेश के किपा अजय ने कोषाध्यक्ष का पद हासिल किया। कार्यकारिणी के 14 सदस्यों का निर्विरोध चुनाव किया गया। 2 साल तक महामारी के दौरान संगीतकारों ने एक डिजिटल तौर पर कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, लेकिन अब दुनिया भर में होने वाले म्यूजिक फेस्ट में लोग शामिल हो रहे हैं। मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय मारियाची उत्सव में भी संगीतकारों और लोगों ने हिस्सा लिया।
और अब बात एक ऐसी खबर की जो आपको पर्यावरण के प्रति जागरूक करेगी। पर्यावरण को स्वच्छ रखने में गिद्ध एक बेहतरीन सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं। गिद्धों का जिक्र इसलिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस है। WWF इंडिया ने इस मौके पर ब्रिंग बैक दी वल्चर नाम से पोस्टर जारी किया है, जो लोगों को गिद्धों के संरक्षण के प्रति जागरूक करेगा। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। हाल के दिनों में गिद्धों की संख्या में गिरावट आई है और देश में उनका संरक्षण जरूरी है। सरकार और कई संरक्षण संगठनों ने नियंत्रित परिवेशों में कुछ प्रजातियों की सुरक्षा, पशुओं के उपचार में डाइक्लोफेनक सोडियम के उपयोग पर प्रतिबंध और वनों में गिद्धों की संख्या की निगरानी की कई अहम कदम उठाए हैं। और इस खबर के साथ वक्त आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं 3 सितंबर यानी कि आज के दिन से जुड़े इतिहास के साथ। दीजिए इजाजत, देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। 3 सितंबर वर्ष 1783 में पेरिस की संधि हुई। अमेरिकी उपनिवेशों और ग्रेट ब्रिटेन के बीच हुई इस संधि ने अमेरिकी क्रांति को समाप्त कर दिया। आज ही के दिन ग्रेट ब्रिटेन के किंग जॉर्ज तृतीय के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधियों के साथ पेरिस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसीलिए इसे पेरिस की संधि का नाम दिया गया। इस संधि के साथ ही औपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। 1775 से 1783 के बीच स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी युद्ध वास्तव में एक विश्व संघर्ष था, जिसमें न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन बल्कि फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड भी शामिल थे। अमेरिका ने पेरिस की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए 3 लोगों को भेजा: बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन जे और जॉन एडम्स।